प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता को पढ़ेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे, शिल्प सौंदर्य को समझेंगे और उस पाठ से जो कविता के द्वारा जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। उसके पहले मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिएगा और हर जितने भी चैप्टर पढ़ाए, जितने भी पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, कवि या लेखक का जीवन परिचय आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है, क्योंकि जब ये आप लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पैराग्राफ दिया जाएगा गद्य या पद्य का, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, कवि और पाठ का नाम बताइए, उनकी दो रचनाओं का नाम बताइए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उनकी कविता या गद्य की क्या विशेषताएं हैं। तो आइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक काल के कवि। आधुनिक काल के अंतर्गत आपको बताए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो छायावाद के सशक्त कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1999 में 1899 में 1899 में पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था। वे मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के निवासी थे। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो रियासत महिषादल के कोषाध्यक्ष थे। इनकी माताजी का देहांत तब हो गया जब निराला जी की उम्र मात्र 3 वर्ष की थी। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहावसान हो गया। इन्होंने बंगाल में ही रहकर संस्कृत, बंगला तथा दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 14 वर्ष की अल्पायु में ही, 14 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह भी हुआ। किससे हुआ? मनोहरा देवी के साथ इनका विवाह भी हो गया। सन 1918 में मनोहरा देवी की मृत्यु भी हो गई। इनकी पत्नी की मृत्यु 1918 में हो गई। इनका पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा। किसका? जिसके कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन, पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा। उनकी एक बेटी भी थी, बेटी का नाम था सरोज। उनकी प्रिय पुत्री सरोज की भी अकाल मृत्यु होने से उन्हें अंदर से तोड़ दिया, खोखला कर दिया। परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए उनकी मृत्यु भी 15 अक्टूबर सन 1961 को हो गई। जब पुत्री मरी थी, अकाल मृत्यु जब पुत्री की हुई, विवाह होने के बाद, एक ही पुत्री थी, और जब उसका विवाह किए, विवाह के बाद कुछ ही दिनों के बाद पुत्री की मृत्यु हो गई। उसी पुत्री के वियोग में ही एक सरोज स्मृति नाम की कविता की रचना भी की। तो मुंशी प्रिय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय मैं आपके सामने रखा। उनकी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाओं का उन्होंने वर्णन किया है। कविता, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि भी लिखे हैं। ये ख्यात कवि थे। काव्य रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास।
उपन्यास, उल्का, निरुपमा, चोटी की पकड़, कहानी संग्रह लीली, सखी, चतुरी चमार, निबंध संग्रह प्रबंध की प्रतिभा, पत्रिका भी लिखी, पत्रिका का भी संपादन किया, समन्वय, मतवाला, सुधा। स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले, उनके बताए गए पथ पर चलने वाले निराला जी ने भी स्वतंत्र संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तो निराला जी का व्यक्तित्व बहुत ही संघर्षशील रहा है। उनकी काव्यगत विशेषताएं, निराला जी की काव्यगत विशेषताएं जो है, प्रेम, प्रकृति, दार्शनिकता, क्रांति, विद्रोह का स्तर इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में क्या है? प्रकृति के साथ प्रेम भी करते हैं, दार्शनिकता के भाव दिखाई देते हैं। इनकी कविता में क्रांति का और विद्रोह का स्तर भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। शोषक और शोषित वर्ग, कविता के भाव जगत तथा शिल्प जगत में नया प्रयोग इन्होंने किया है। कविता में इन्होंने शिल्प जगत के अंतर्गत भाव जगत का नए नए प्रयोग के नए नए प्रतीकों का वर्णन किया गया है। छायावादी रचनाकारों में से सबसे पहले कविता में इन्होंने मुक्त छंद में कविता की रचना की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कैसी है? छंद मुक्त है। शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों के प्रति कविता के माध्यम से गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। शोषक वर्ग के अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद भी करना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं में देखने को मिलता है। निबंध लेखन तथा आलोचना से भी निराला जी जुड़े रहे। उनका समस्त साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। तो निराला जी की रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं मैं आपके सामने रखा। भाषा शैली, निराला जी ने अपने काव्य रचना में क्रांति ला दी है। और क्रांति कैसे लाई? उन्होंने कविता को भी बंधन से मुक्त रखा। उसे भी छंद बंधन से मुक्त रखने के कारण उनकी कविता में गागर में सागर भरने वाले परिमार्जित तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग मिलता है। तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत के शब्द। परंतु यही नहीं, उन्होंने अन्य शब्दों के प्रयोग से परहेज भी नहीं किया है। बोलचाल की भाषा को साथ लेकर चलते रहे। उनकी कविताओं में संगीतात्मकता की स्पष्ट अनुभूति होती है। कविता में पूर्ण प्रवाह भी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है और तद्भव तत्सम शब्दों का भी प्रयोग बहुत ही सहज ढंग से प्रयोग किया है। तो आइए इस कविता की तरफ। कविता उत्साह कविता। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धार वो, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह कविता का जो सार है, पहले कविता का सार मैं आपको बता दे रहा हूँ। उत्साह एक आवाहन गीत है। कैसी कविता है? कैसा गीत है? आवाहन गीत। आवाहन का अर्थ होता है बुलाना, पुकारना।
जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया। किसको संबोधित किया? बादल को। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा को पूरे करने वाला बताते हैं, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर लिए विप्लव, विध्वंस, क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी बताया गया है। कवि जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। कैसे दृष्टिकोण से देखता है? विस्तृत दृष्टिकोण से, व्यापक दृष्टिकोण से देखता है, व्यापक विचारों से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। ललित कल्पना और क्रांति चेतना। सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेखककारों का, कवियों का सामाजिक जीवन में अपनी लेखनी के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। कवि निराला जी ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है। किसको प्रोत्साहित किया है? मनुष्य को, मानव को, उनके उत्साह को प्रेरित किया है। इसीलिए इस कविता का शीर्षक क्या दिया? उत्साह, जोश, प्रोत्साहित करना। तो मानव को इसमें प्रोत्साहित किया गया है। तो कविता का सस्वर वाचन किए, कविता के सार को समझाए। आइए कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को बताता हूँ, इसके बाद मैं भावार्थ बताऊंगा। अब घोर, घोर मीन्स कठोर। गगन, गगन मीन्स आकाश। धाराधर, धाराओं को धारण करने वाला। कौन? बादल। ललित मीन्स सुंदर। बाल कल्पना के से, बच्चों की कल्पना के समान, अर्थात चंचल, गतिशील, चलायमान। पाले, पर्दा, जिससे गतिशीलता बढ़ती है, तीव्र गति, तेज गति। विद्युत, बिजली, छवि, चमक। आभा, उर्मिस हृदय या सीना। कवि, सर्जन, रचना करने वाला। रचनाकार, नवजीवन वाले, नई प्रेरणा, नई आशा, नया उत्साह का जीवन देने वाले। वज्र, कठोर, अस्त्र। अस्त्र भी, वज्र में अस्त्र भी होता है, कठोर भी होता है। नूतन, नया जीवन। विकल, चंचल, बेचैन, उन्मन, अनमने। विश्व, संसार, दुनिया। निदाग, गर्मी, आतप। शकल, सभी, संपूर्ण। जन मीन्स आदमी। अज्ञात, जो मालूम न हो, अपरिचित। अनंत, आकाश, जिसका अंत न हो। घन, घन मीन्स बादल, लेकिन यहाँ बादल के लिए प्रयोग किया। घन मीन्स हथौड़ा भी बड़ा सा घन होता है जो पत्थर तोड़ा जाता है। तप्त, जलती हुई। धरा मीन्स धरती। शीतल मीन्स ठंडा। तो प्रिय बच्चों, ये कविता के कठिन शब्दों के अर्थ को आपके सामने रखा। एक बार ध्यान से इसको सुनिएगा और कठिन शब्दों के अर्थ को समझिएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में भी इस चैप्टर के पीछे इस कविता के बहुत सारे शब्दार्थ दिए गए हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है, उनको भी पढ़ना है। आइए कविता की भावार्थ की तरफ। तो निराला द्वारा रचित यह कविता उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरवो। बादल गरजो, कैसे गरजो? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्रांति के प्रतीक। कौन? बादल को संबोधित करते हुए, बादल को पुकारते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्यों में
नई चेतना भर दो। हे बादल संपूर्ण आकाश को घेर लो। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन। घेर घेर संपूर्ण आकाश को घेर लो। घेर घेर घोर गगन। किसको कह रहे निराला जी? हे बादल तुम पूरे आकाश को घेर लो। धराधर ओ भयावन गर्जना करो और बरसो। धराधर, धराधर किसको कहा गया? बादल को, जो धारण करने वाला। तो हे बादल अपनी गर्जना से पूरे विश्व में क्रांति ला दो, उत्साह ला दो, जोश ला दो। ललित ललित काले घुघराले। तुम सुंदर और काले घुघराले बाले वाले हो। ललित मीन्स सुंदर। तो ललित ललित तुम कैसे हो बादल? सुंदर और काले घुघराले बालों वाले हो। कभी क्या कह रहा है बादल को? तुम कैसे हो? तुम सुंदर हो और काले घुघराले बाले वाले हो। आपके बाल कैसे हैं? घुघराले काले हैं। बादल कैसा होता है? काला होता है। तो कवि ने कितना अच्छा प्रतीक का वर्णन किया है कि ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तुम सुंदर हो, काले घुघराले बालों वाले हो। तुम बाल कल्पनाओं के समान हो। बाल कल्पना कैसे पाले, बालकों की तरह हो। बालक कैसे होते हैं? क्षण क्षण में उनके विचार बदलते रहते हैं। तो बाल कल्पनाओं वाले हो। तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। विद्युत छवि उर्मे। विद्युत छवि बिजली। उर्मी हृदय। तुम्हारे हृदय में कैसी है? बिजली जैसी चमक है। और तुम नया जीवन देने वाले हो, नव जीवन वाले। तुम नवीन जीवन देने वाले हो। कौन? बादल। जब बादल बरसता है तो संपूर्ण पृथ्वी में नवजीवन का उत्साह जाग जाता है। तो नवजीवन वाले हे बादल, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक छिपी हुई है और तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। वज्र छिपा। तुम्हारे अंदर कैसी शक्ति है? वज्र जैसी शक्ति छिपी हुई है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। नूतन कविता का अर्थ इस संसार में नई चेतना भर दो और तुम गरजो। अभी दूसरा भाव क्या होगा कि कवि के रूप में कि हे कवि, तुम अपनी रचना से समाज में उत्साह ला दो। तुम नई चेतना भर दो। कवि भी अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में एक परिवर्तन लाता है, उत्साह ला देता है, जोश ला देता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हे बादल, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति छिपी हुई है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और तुम गरजो और अपनी गर्जना से जन चेतना में क्रांति ला दो, विप्लव ला दो। हे बादल गरजो। तो यहाँ कवि ने इस कविता के माध्यम से बादल में उत्साह भरने का प्रयास करता है कि हे बादल गरजो। बादल को गरजने की बात कर रहा है। तो कविता के भावार्थ को मैं फिर आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कवि बादल को क्या मानता है? क्रांति दूत मानता है। क्या मान रहा है? क्रांति दूत। उससे क्या कवि क्या कहता है? हे बादल, तुम भीषण गर्जना करो और गर्जना के इस स्वर के साथ ही तुम पूरे आकाश को घेर लो। किसको घेर लो? संपूर्ण आकाश को घेर लो। कहने का अभिप्राय है संपूर्ण आकाश में तुम्हारे गर्जन और तर्जन का स्वर गूंजे, गुंजायमान हो। कवि को आकाश में बादल बहुत कैसे लग रहे हैं? सुंदर मालूम होते हैं। ललित ललित काले घुघराले। कवि को आकाश में बादल कैसे लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं।
काले बादल काले घुघराले केसों जैसे नजर आ रहे हैं। कैसे लग रहे हैं बादल? काले घुघराले बालों के केसों जैसे नजर आ रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं? ये बच्चों की कोमल कल्पना के समान हो लग रहे हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। कवि बादल को संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले कवि के रूप में देखता हुआ कहता है, तुम अपने हृदय के भीतर बिजली, जैसे बादल में बिजली है उसी तरह कवि के हृदय में भी लेखनी रूपी बिजली छिपी हुई है। तुम अपने हृदय के भीतर बिजली अर्थात क्रांति का असर छिपाए हुए हो। जिस प्रकार कवि अपनी रचनाओं से समाज में परिवर्तन कर सकता है, उसी प्रकार बादल अपने भीतरी ओजस्विता से, ओज गुणों से संसार में क्रांति ला सकता है। कवि कहता है, हे बादल, तुम अपने भीतर वज्र जैसी कठोरता को छिपाकर संसार को नवीनता के स्वर में भर दो। कवि क्या कह रहा है? हे बादल, तुम अपने भीतर की वज्र जैसी कठोरता को छिपाकर संसार में नवीनता स्वर भर दो, नए स्वर को भर दो। हे बादल, तुम अपनी पौरुषमयी गर्जना और तर्जना करो। तो इस तरह से कविता का भावार्थ आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि बादल को बच्चों की कल्पना के समान क्यों कहा गया है? बादल को बच्चों की कल्पना के समान क्यों कहा गया है? देखिए, जिस प्रकार बाल जीवन में बच्चों की मधुर मधुर कल्पनाएं निरंतर बदलती रहती है, बच्चों की जो भावनाएं होती है, जो विचार होती हैं, जो कल्पनाएं होती हैं, क्षण क्षण में परिवर्तन होती रहती, स्थिर नहीं रहती। उसी प्रकार बादल का सौंदर्य भी निरंतर परिवर्तनशील है। बादल का सौंदर्य भी क्या है? परिवर्तनशील है। जिस प्रकार बाल कल्पनाएं मनोहारी होती है, उसी प्रकार बादल की छवि भी मनोहारी प्रतीत होती है। इसलिए कवि ने बादल के सौंदर्य में बाल मन की कल्पना की। किसकी कल्पना की है? बाल मन की। कविता का मुख्य स्वर कैसा है? कविता का मुख्य स्वर ओज गुणों से भरपूर है। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले पंक्ति का भाव क्या है? बादल के हृदय में बिजली जैसी छवि विद्यमान है और उसमें चमक है, तो कवि की कविता में भी परिवर्तन लाने की ओजस्विता है, ओज गुण है। इसलिए समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता किसमें है? कवि में भी है। वो अपनी कविता के माध्यम से नवीनता ला सकता है। तो प्रिय बच्चों, इस कविता के भाव को मैं समझाया। आइए कविता के शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य को मैं आपके सामने रख रहा हूं। कवि ने भाव सौंदर्य, कवि ने बादल को क्रांति दूत मानकर उससे आवाहन किया है कि वह अपनी पौरुषमयी गर्जना से पूरे आकाश को गुंजायमान कर दे। कवि ने काले घुघराले बाल कल्पनाओं के समान पालित करके मान करके उसे नव जीवन प्रदान करने वाला कवि का रूप भी प्रदान किया है। कवि के अनुसार बादल कैसा है? विध्वंस करने वाला, क्रांति चेतना और संभव लाने वाला है। तो ये आपके भाव सौंदर्य है। शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य के अंदर इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग है। भाषा कैसी है? भावानुगामिनी है। संबोधन शैली से रचना का प्रभाव बढ़ा है। संबोधन शैली, हे बादल गरजो। तो यहाँ संबोधन शैली का प्रयोग। रचना में कौन सा गुण है? ओज गुण है। कौन सा रस है? वीर रस है। अलंकार, घेर घेर घोर ललित ललित, फिर ये सब क्या है? अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, ललित ललित, जहाँ एक ही शब्द बार बार आए। बाल कल्पना के से पाले,
उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना या सम की जाए वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार। मानवीकरण, पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। बादल को कवि के रूप में दर्शाने के कारण क्या हुआ, मानवीकरण अलंकार। तो प्रिय बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। कविता का भावार्थ, कवि का जीवन परिचय और शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य। मैं इस कविता के अंश से आपको अति लघुत्तरी प्रश्न दे रहा हूँ। कविता का भाव आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इस पाठ से इस कविता के कुछ अंश दिए जो गए हैं, जहाँ तक समझाए हैं, उससे मैं प्रश्न दे रहा हूँ। उन प्रश्नों का आप जरूर लिखिएगा, अभ्यास करिएगा। कविता जितना ही उस कविता से छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, उतना ही कविता का भावार्थ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।